नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होगी टीएमसी। रविवार को सरकार ने बुलाई मीटिंग। किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर, पाकिस्तानी फायरिंग में जवान शहीद। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी में शांति के लिए चाहिए पूरे मुल्क का साथ। बिहार में जेडीयू आरजेडी में बढ़ी मतभेद। मुख्यमंत्री नीतीश ने रविवार को बुलाई विधायकों की बैठक। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू का इनकार। पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ को लेकर सेना अलर्ट। 85 लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अमेरिकी संसद से भारत के साथ रक्षा भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर। पाकिस्तान को मदद की शर्तें सख्त। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए दबाव। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। 17 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में कृषि संकट, नोटबंदी और जीएसटी समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 20 जुलाई को इसके नतीजों का ऐलान होगा। सत्र के दौरान ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद नजर आ रहे हैं। विपक्ष कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी और नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस इश्यू को तो हम पहले उठाएंगे। फिर एक लिंचिंग का इश्यू है, जीएसटी में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसके बारे में भी हमको बात करना है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और सीबीआई, ईडी के छापों का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठ सकता है। विपक्षी पार्टियों ने सत्र से पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी ने सरकार की ओर से रविवार सुबह 11 बजे बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने का ऐलान किया है। हालांकि टीएमसी सांसद रविवार शाम 7 बजे स्पीकर की बैठक में शामिल होंगे। सत्र से पहले चीन और कश्मीर समस्या पर सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक कर विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की। हर मुद्दे पर हम सभी को साथ लेकर के, सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ते रहे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। रविवार को ही बीजेपी संसदीय दल और एनडीए की भी बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के दौरान ही वित्त पर संसदीय समिति नोटबंदी को लेकर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। साथ ही सत्र के दौरान कई विधेयकों पर विचार होगा और अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने साफ किया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। और हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। शुक्रवार देर रात लालू यादव के इस बयान के बाद साफ है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देने जा रहे। जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने की मांग कर रही है। लालू यादव ने इस बयान के जरिए उसका भी जवाब देने की कोशिश की। लालू यादव का कहना है कि एफआईआर इस्तीफे का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। हालांकि जेडीयू अब भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने पार्टी के रुख को कुछ इस तरह से साफ किया। वो चूंकि स्वयं भी इस्तीफा दे चुके, इसलिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के इस्तीफे ले चुके हैं।
इसलिए उनके किसी मंत्रिमंडल के साथी पर अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो उनको मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश को भी और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण सबको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने चाहिए। आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी खींचतान पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। देखिए, कल रात को लालू यादव के बयान के बाद अब इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। शह और मात का खेल चल रहा है, कौन इस्तीफा देगा कि बर्खास्त होगा। राजद नहीं चाहता है कि वो इस्तीफा दे, वो चाहता है कि हमको बर्खास्त कर दें, और जदयू चाहता होगा कि बर्खास्तगी न हो, वो स्वयं इस्तीफा दे दे। तो शह मात के खेल में अंततः बर्खास्तगी ही होगी। दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की बानगी शनिवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भी दिखी। विश्व कौशल दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त में तेजस्वी ने कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता जताई। इसके बाद कार्यक्रम से तेजस्वी के नेम प्लेट को हटा दिया गया। आरजेडी का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। 7 जुलाई को लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सियासी संकट के बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री ने बहुमत का दावा किया है। उन्हें अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी है और अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड विधानसभा में मुख्यमंत्री शिरोजेली लिजित्सु को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लिजित्सु की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानिक है। I am still holding the fort. I am running the government normally, running the offices normally. I have all the party with me. So the government is going strong. इसमें कहा गया कि अंगामी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री लिजित्सु चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देना सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और वो सामान्य तरीके से सरकार चला रहे हैं। तो दे हैव गॉन टू द कोर्ट, दैट इज स्टे लाया 17 तारीख को, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद कोर्ट जो कहेगी उसके बाद वो एक्शन देना है। I have nothing to do with who is going to be the leader or who is not going to be the leader. मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिनके पास मेजॉरिटी है, वन हु हैज गॉट द मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी, ही हैज टू बी द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। इस बीच मुख्यमंत्री लिजित्सु के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने राज्यपाल पीबी आचार्य से कल मुलाकात भी की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा है। नागालैंड समन्वय समिति के लोकतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुजो लुजो नियो ने राज्यपाल से कहा कि उनकी तरफ से गठबंधन बरकरार है और वर्तमान संकट सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट के अंदर है। दरअसल रविवार को नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़ैलियांग की तरफ से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट गहरा गया। राज्यपाल ने लिजित्सु सरकार से आपात पत्र बुलाकर 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दोबारा चिट्ठी लिखकर शनिवार तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दस्ते पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, तो वहीं राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के त्राल में शनिवार को सेना को अहम कामयाबी मिली। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों की ओर से फायरिंग करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। There was input about couple of militants in that area ahead of Ariwal Tral. A joint operation was
Army, CRPF and SOG of J&K police. The outfit is not known, but most probably it is they are looking like foreign terrorists. कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल जयेश संधू ने कहा है कि घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का कहना है कि अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के जिम्मेदार आतंकियों की तलाश की जा रही है। Today, as you have pointed out, an operation is going on in Aripal, and I'm sure that we will continue eliminating these terrorists who are moving around in this area. So I'm not too worried about the situation becoming too bad or alarming. The situation will remain under control. In fact, the assessment is we will continue improving the situation. अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में PDP विधायक एजाज अहमद मीर के ड्राइवर तौसीफ को हिरासत में लिया गया है। तौसीफ ने 7 महीने पहले PDP विधायक के पास काम करना शुरू किया था। इस बीच राज्य सरकार ने हमले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने घाटी के हालात पर बातचीत की और बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं और कश्मीर समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने राज्य में शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे अहम कदमों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में पूरे मुल्क की राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। सोमवार को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर का दौरा किया था और कश्मीर के हालात को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद समर्थन के लिए देशव्यापी दौरा आज खत्म हो गया। आज उन्होंने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात का दौरा किया। सबसे आखिरी पड़ाव में वो गांधीनगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गुजरात के बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले रामनाथ कोविंद ने मुंबई का दौरा किया। मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र के एनडीए सांसद और विधायकों की बैठक को संबोधित किया। रामनाथ कोविंद ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को मतदान होना है। कोविंद ने 26 राज्यों का दौरा किया। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मैं चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली चलो कहूं तब आपके दिलों में ऐसी चीख गूंजे जो अंग्रेजों में खौफ और दहशत भर दे। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाले। This trial and its judgment shall be remembered throughout history.
दार्जिलिंग में 31वें दिन भी बंद जारी रहा। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। दार्जिलिंग में एक महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को कई इलाकों में मार्च निकाला। आंदोलनकारियों का कहना है कि अलग गोरखालैंड बनने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गवर्नमेंट से एक कहना है कि जब तक गोरखाओं का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक इतना आदमी लोग मर गया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी सरकार से कहीं से भी कोई इसका मतलब बात के लिए कुछ बोला ही नहीं है। जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे इंटरवेंट करके गोरखालैंड का जो हमारा इशू है उसको सेटल करेंगे और ये सारा जितना भी यहाँ पे एजिटेशन है उसको वो लोग सेटल करेगा। दार्जिलिंग में मेडिकल स्टोर, होटल, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के साथ ही खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो रही है। पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। परिवहन व्यवस्था ठप होने की वजह से सिक्किम के पूर्वी जिले में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सोनादा में सेना की 3 टुकड़ियां लगाई गई हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर लगी पाबंदी को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर के मुख्यमंत्री ए बीरेन्द्र सिंह ने राज्य में फर्जी मुठभेड़ मामलों की जांच में पूरा सहयोग का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जो टीम गठित करेगी उसे हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 सीबीआई अधिकारियों की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता मानवाधिकारों का संरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। साथ ही शीर्ष अदालत ने सीबीआई को 31 दिसंबर तक जांच पूरी कर एफआईआर दर्ज करने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मिले विस्फोटक की जांच एनआईए और एटीएस ने शुरू कर दी है। टीम ने विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है और विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम भी तैनात हो गई है। एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक मिलने की घटना की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एटीएस की 13 सदस्यीय टीम ने विधानसभा सचिवालय से उन लोगों की सूची हासिल की है जो सदन के अंदर जाने के लिए अधिकृत हैं। टीम ने इस दौरान विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण की एनआईए से विवेचना कराने के लिए लिखा गया है। इसके बाद जैसी उसमें कार्रवाई होगी किया जाएगा। इस बीच विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई में टीम ने विधानसभा परिसर का मुआयना किया। नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच आगे बढ़ेगी। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ का सर्वे कर रहे थे। विधानसभा भवन में पीईटीएन नाम का विस्फोटक मिलने के बाद इस मामले की जांच एनआईए और एटीएस से कराने का फैसला लिया गया था। साथ ही विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा कर्मियों के अलावा सभी के पास निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीके शशिकला नटराजन को जेल में विशेष सुविधाएं देने के खुलासे के बाद कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस मामले की न्यायिक जांच या फिर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व आईएएस अधिकारी से मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले के कथित खुलासे को लेकर महिला पुलिस अधिकारी डी रूपा के खिलाफ अनुशासन का डंडा चला रही है। उन्हें सेवा नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि पुलिस उप महानिदेशक डी रूपा ने आरोपों को खारिज किया। रूपा ने बुधवार को बेंगलुरु की जेल को लेकर पुलिस महानिदेशक और दूसरे अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें डीजी जेल एचएन सत्यनारायण राव पर रिश्वत लेकर शशिकला को विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया था। The Chief Minister action by issuing notice to Rupa shows the duplicity in his stand.
and also exposes their intention that the probe is only an eyewash. An inquiry has been ordered by the Honorable Chief Minister. So let the inquiry report comes out, then we will see. Then the government will take action accordingly. दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दरमियान 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई और 1 घायल है। ये घटना घिटोरनी इलाके की है। पहले 2 सफाई कर्मी इस काम में लगे, लेकिन इनके बेहोश होने के बाद बाकी लोग इन्हें बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे। बताया जाता है कि सफाई कर्मियों की जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई और मशक्कत के बाद उन्हें सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। 1 की अभी इलाज चल रहा है। ये सभी लोग छतरपुर के अंबेडकर कॉलोनी के निवासी थे। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। गुजरात में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, तो पूर्वोत्तर में भी बाढ़ से हाल बुरे हैं। कहीं धसी जमीन तो कहीं डूबे मकान। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी राज्यों तक बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तीनों जिलों के 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य के कई बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उसमें बचाव के लिए हमने सब प्रकार की व्यवस्था की है और अगर जरूर पड़े तो एयरफोर्स को भी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और वो अलर्ट पर है। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्र की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में हालात का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। जरूरत पड़ने पर सेना को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। We have already issued directions to all the central forces, including the army, to help in clearing the road. Wherever the civil administration and central government requires help, the central forces will come. Our NDRF forces also, they are into the action in most of the places where they are. असम में भी बाढ़ से हालात में सुधार नहीं है। असम के 26 जिलों में बाढ़ से 17 लाख लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में भी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। नागालैंड के कोहिमा के पास हुए भूस्खलन में नागालैंड और मणिपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क का 70 मीटर हिस्सा बह जाने से यातायात बाधित रहा। बारिश आने के बाद से ऐसे हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, हो गया और वो इसी जगह में हर साल हम लोग रास्ता मेंटेनेंस करते हैं। कभी तो माटी तो स्टेबल नहीं है, इसलिए साल में पूरा गिर जाता है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों पर बारिश से लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आने वाले समय में देश में हर 50 किलोमीटर के दायरे में पासपोर्ट केंद्र होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कोलकाता में डाकघर पासपोर्ट सेवा का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उनके मुताबिक सरकार की मंशा है कि हर आदमी को पासपोर्ट सुविधा तक पहुंच हो। उन्होंने बताया कि एक वक्त था जब लोग पासपोर्ट के लिए जूझते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि पासपोर्ट ऑफिस नागरिकों की तलाश करे। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन बीते 1.5 साल से सरकार लगातार इसे आसान करने में लगी हुई है। अमेरिकी संसद ने भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उधर पाकिस्तान को झटका लगा है। पाकिस्तान ने उसे मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए और शर्तें सख्त कर दी गई हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके प्रदर्शन के आधार पर ही अब उसे मदद मिलेगी। अमेरिका की संसद ने साल 2018 के रक्षा बजट को पास कर दिया है। इसमें $621.5 बिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी मिली है। इसमें भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा की ओर से पेश किए गए संशोधन को
सदन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून के तहत पारित किया। ये कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। संशोधन को 81 के मुकाबले 344 मतों से पारित किया गया। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की मिली मंजूरी भारत के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी ओर पास हुए अमेरिका रक्षा बजट में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग की शर्तों को और सख्त बनाने के लिए अमेरिका की संसद ने साल 3 विधायी संशोधनों को पारित किया। इन संशोधनों के जरिए पाकिस्तान के सामने ये शर्तें रखी गई हैं कि वित्तीय मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जरूरी कदम उठाने होंगे। तीनों संशोधनों को निचले सदन ने ध्वनि मत अपनी सहमति दी। इससे पहले कई अमेरिकी अधिकारी और सांसद पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गवाइन मुगरुजा ने वीनस विलियम को हराकर विंबलडन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में गवाइन ने वीनस को 7-5 और 6-0 से हराया। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों में कांटे की टक्कर रही, लेकिन दूसरे सेट में मुगरुजा ने वीनस को वापसी का मौका नहीं दिया। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।